हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एटम्स। एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरी है। थॉमसन पुडिंग मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्स मॉडल है। और थॉमसन पुडिंग मॉडल जो है उसमें उसने बताया था कि पुडिंग एक मिठाई की तरह होती है, एक स्वीट का नेम है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं स्वीट में। इस तरह का एक मॉडल था जो फेल हो गया था। उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मतलब गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डिंग की अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो कुछ जो पार्टिकल्स थे वो उसके अंदर सीधे निकल गए, क्रॉस कर गए। कुछ पार्टिकल्स थोड़े से बैंड हो गए, कुछ थोड़े से ज़्यादा बैंड हो गए, कुछ बहुत सारे में ऐसा भी था जो एक 180 डिग्री पे बैंड हो गया। तो इन सब के बैंड होने का रीज़न क्या था? तो उसने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड फॉइल के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस अल्फ़ा पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल अलग अलग डेविएट एंगल से घूम जाएंगे, अलग अलग एंगल से घूम जाएंगे। तो इसके बिहाफ पे उसने कंक्लूज़न क्या निकाला कि एटम का बहुत सारा पार्ट एम्प्टी स्पेस होता है, खाली होता है, तो कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए। क्योंकि जो एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, ये भी उसने बताया। न्यूक्लियस का साइज़ भी उसने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। और जब भी कोई पार्टिकल इसके इफ़ेक्ट में आता है तो वो बैंड हो जाता है, और जो इससे दूर से निकलता है वो सीधा निकल जाता है। तो एटम का साइज़, न्यूक्लियस का साइज़, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, ये सारी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पता लग गई थी। तो रदरफोर्ड का जो कंक्लूज़न था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि रदरफोर्ड ने एटम का साइज़ बताया, न्यूक्लियस का साइज़ बताया, एम्प्टी स्पेस बताया, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बताई, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके सराउंडिंग घूम रहा है ये भी उसने बताया। और एटम जो है वो स्टेबल है, ये भी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूज़न में हमें पता लगा। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्पेक्ट्रम भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और वो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये कंक्लूज़न गलत हो गया, क्योंकि अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेगा और धीरे 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 जाके फाइनली न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा, हमें जो एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है वो लीनियर मिलता है, वो हमें कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, कंटिन्यूसली एनर्जी नहीं मिलती है। तो उसका ये कंसेप्ट गलत हो गया। तो इन दो चीज़ों पे वो गलत हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस बताई, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट कर रहा है। वो एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वो हमें एनर्जी स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिल रही है, जो ये गलत है, क्योंकि हमें लीनियर एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है, कंटिन्यूसली एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। देखिए, बोर मॉडल ने हम रदरफोर्ड के आगे, जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे वो बोर के पोस्टुलेट थे। बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और जब वो एनर्जी लूज़ करता है तो अपने लोअर ऑर्बिट में आता है। और जब वो लूज़ करता है अपनी एनर्जी, लोअर ऑर्बिट में आता है, तो दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फोटॉन्स की फॉर्म में बाहर निकलता है। वो एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। तो बोर ने रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को पॉजिटिवली लेके और अपनी तरफ से कुछ कंक्लूजन्स दिए, और उसके कंक्लूज़न में पहला कंक्लूज़न था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है और वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। सेकंड, उसने डी ब्रोगली के बेसिस पे बताया कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। उसने कहा कि केवल वही और जो ऑर्बिट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। केवल वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, बाकी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो mv²/r इजिकल टू k q1 q2/r²। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, जो न्यूक्लियस होता है उस पर चार्ज होता है Z/E और इलेक्ट्रॉन पे होता है E, तो K(Q1 Q2 अपॉन R² फोर्स उस पर इक्वेट किया है। तो यहाँ से R कैंसिल हो गया, यहाँ से mv² इजिकल टू आ गया KZE² अपॉन R, और mvr इजिकल टू NH अपॉन 2π है। तो V की वैल्यू, यहाँ से V की वैल्यू NH अपॉन 2π mr, NH अपॉन 2π mr का होल स्क्वायर यहाँ पे रख दिया इजिकल टू KZE² अपॉन R। यहाँ से फिर से कैंसिल किया, जो भी कट सकते हैं उसे कैंसिल किया, और रेडियस की जो वैल्यू आएगी यहाँ से एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, वो आएगी n² अपॉन 4π² mkZE²। यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करके आएंगे वो आएगी n² अपॉन 4π² mkZE², और बाकी ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻34, π² कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। तो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगी 0.529 n² अपॉन Z इन एंगस्ट्रॉम। ये जो रेडियस की वैल्यू आएगी ये आएगी 0.529 n² अपॉन Z इन एंगस्ट्रॉम। देखिए बेटा, ये जो R का फार्मूला है n² अपॉन 4π mkZE², अगर आप mv² पे R इजिकल टू KZE² अपॉन R² था, R से R कैंसिल हो गया, और R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो V आ जाएगा। तो mv² इजिकल टू, या एक काम करते हैं mvr वाले फार्मूले में रख लेते हैं, mvr इजिकल टू NH अपॉन 2π है, यहाँ रख लेते हैं V आ जाएगा, V इजिकल टू आ जाएगा NH अपॉन 2π m, R की जगह रखा n² अपॉन 4π² mkZE²। तो ये हमारा H से H कैंसिल हो गया, एक M से एक M कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, और एक N से N कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा 2π KZE² अपॉन N इंटू H, और बाकी सब की वैल्यूज़, ये सब कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ अगर हम रख दें तो आ जाएगा 2.188 इंटू 10⁻6 Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है इसकी, और ये V की वैल्यू आ जाएगी 2.188 इंटू 10⁻6 Z अपॉन N मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ½mv², और एक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ1 Q2 अपॉन R, KQ1 Q2 अपॉन R पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हमें पता है mv²/r इजिकल टू KQ1 Q2 अपॉन R² के इक्वल है। देखिए यहाँ हम माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर टर्म है, स्केलर में माइनस हमें डालना है, लेकिन फोर्स में जब इक्वेट कर रहे हैं तो हम फोर्स वेक्टर टर्म है तो वेक्टर में माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन का पार्ट है, वैल्यू का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से mv² की वैल्यू आ गई KZE² अपॉन R, तो हो गया ½ KZE² अपॉन R। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -KZE² अपॉन 2R। ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, इसको EN भी कह सकते हैं, एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब R की वैल्यू हमें मालूम है n² अपॉन 4π² mkZE²। ये हमने वैल्यूज रख दी, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2k² m e⁴ Z² अपॉन n² H²।
ये आपके पास nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी आ गई -2k² k इंटू के और z इंटू z² आ गया, e⁴ आ गया, π² आ गया, π²। ये आपके पास nth ऑर्बिट में एनर्जी आ गई। और अगर हम सबकी वैल्यू, इस कांस्टेंट सबकी वैल्यू रख दें तो ये हमारी एनर्जी आ जाएगी -13.6 z² अपॉन n² इन एंगस्ट्रॉम, नहीं सॉरी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी हमारी आ जाएगी -13.6 z² अपॉन n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो फोटोन की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट इज En2 माइनस En1। तो यहाँ पर आपने पहले En2 रखा -2k² m e⁴ z² π² अपॉन h², ये कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1/n2² माइनस का साइन 1/n1²। माइनस को ये हमारे पास में एनर्जी आ गई, ये n पहले n की जगह n2 रख देंगे, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी h न्यू इजिकल टू आ जाएगा 2k² m e⁴ z² π² अपॉन h² 1/n1² माइनस 1/n2²। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/n1² पहले आ जाएगा, 1/n2² बाद में आ जाएगा। और न्यू की जगह c/λ रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास में hc/λ h इंटू c/λ इजिकल टू आ जाएगा 2k² m e⁴ z² π² अपॉन h² 1/n1² माइनस 1/n2²। और 1/λ आ जाएगा, hc को मल्टीप्लाई किया तो h को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये CH³ आ जाएगा। और इस पूरे को हम कैपिटल R रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। तो वेव नंबर हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट R इंटू z² अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2²। तो फाइनली फार्मूला आ गया वेव नंबर इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻7 और 1/λ है ये, तो ये पर मीटर आती है, इसकी यूनिट आती है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर। और इसके बिहाफ पर कुछ सीरीज़ हैं, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशन, ब्रैकेट, फंड। उन सब के अंदर वेव नंबर या वेवलेंथ की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर n1 की वैल्यू 1 कर दें तो n2 की वैल्यू 2, 3, 4 सब कुछ हो सकती है। इस सीरीज़ को लाइमन सीरीज़ कहते हैं। अगर n1 की वैल्यू 2 कर दें तो n2 की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, बामर सीरीज़ हो जाती है। तो इसके बिहाफ पर कुछ ये हमें सीरीज़ थोड़ा सा पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो सेकंड से 1 में जंप करे या 3 से 1 में जंप करे या 4 से 1 में जंप करे तो लाइमन सीरीज है ये। इसमें एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें होती है -13.6/9, इसमें होती है -13.6/16। तो ये शायद 1.51 के आसपास आती है एनर्जी। तो ये लाइमन सीरीज है। बामर के लिए n2 को n1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये बामर सीरीज है। और बामर सीरीज ऐसी होती है जो विजिबल रीजन में आती है, मतलब ये दिखाई देती है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करेगा तो हमें उसकी जो रिलेटेड एनर्जी है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। बाकी हम विजुअलाइज नहीं कर सकते।
इसमें कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि फाइंड द मिनिमम वेव नंबर, फाइंड मिनिमम वेव नंबर इन बामर सीरीज़। तो ये अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम करना है, और इसको मिनिमम करना है तो ये मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना चाहिए। तो ये हमारा, ये हमें ध्यान रखना है कि अगर ये मैक्सिमम करना है तो ये मैक्सिमम करना है। मतलब बामर सीरीज में n1 तो हो जाएगा 2, अब n2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 3 से लेके इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि जब वेव नंबर मिनिमम है तो वेव लेंथ मैक्सिमम करनी है, और वेव लेंथ मैक्सिमम करनी है तो हमें n2 मैक्सिमम करना है, मतलब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट करनी है, और n2 इनफाइनाइट करने से जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में मिनिमम वेव नंबर ऑफ बामर सीरीज आ जाएगा। ठीक है। और एक आती है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कई बार टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला है हमारे पास में n इंटू n माइनस 1/2। मान लीजिए वो बोले कि भाई 3 थर्ड स्टेट में है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो सकती है, तो n की वैल्यू 3 रखनी है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 3 इंटू 2/2 3 आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला हमें ध्यान रखना है n इंटू n माइनस 1/2।